बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरपोर्ट्स 24 एएसआई पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स ऑन 28 मई 1998 एट पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कहाँ पे ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे? वो चागी हिल्स पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, याद रखिएगा जी। और फिर ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि टोटल कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे? 5 न्यूक्लियर टेस्ट, याद रखिएगा। न्यूक्लियर टेस्ट टोटल वो कितने किए गए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उनकी तादाद कितनी थी? 5। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे ये अंडरग्राउंड थे, दीज वर अंडरग्राउंड इन नेचर। और फिर कौन सी साइट्स पे किए गए? रॉस्को हिल्स, रॉस्को हिल्स डिस्ट्रिक्ट चागी। और कौन से प्रोविंस में किए गए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? बलूचिस्तान में किए गए, याद रखिएगा जी। ये बलूचिस्तान में किए गए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर कितने एक्सपेरिमेंट्स टोटल किए गए थे? टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ये अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स थे। और फिर ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि उस वक्त जब पाकिस्तान ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, एटमी धमाके किए थे, तो दुनिया में 7वीं एटमी ताकत के तौर पर ये उभरे थे। 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। और दुनिया में 7वीं एटमी ताकत के तौर पे उभरते हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया की ये पहली रियासत बन जाती है, फर्स्ट इन मुस्लिम वर्ल्ड, फर्स्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम दुनिया में पहली जो एक सरजमीन है, पहला वतन, पहला कंट्री कि जिसने न्यूक्लियर पावर अचीव की थी, वो कौन सा था? वो पाकिस्तान था। दुनिया में ये 7वीं एटमी ताकत के तौर पे उभरा था। और फिर ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि इस जो पूरे न्यूक्लियर टेस्ट से इसको कोड नेम दिया गया था, वो कोड नेम कौन था? चागी 1 उसका कोड नेम था। द कोड नेम वाज चागी 1, याद रखिएगा जी। चागी 1 इसका कोड नेम था। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे इन रिस्पांस ऑफ इंडिया, जिन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उनका नाम था पोखरान। पोखरान इंडिया की तरफ से किए गए थे, इंडिया की तरफ से। और फिर पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया कि बातिल से दबने वाले या आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बहादुर सपूत हैं, उनका जज्बा यही होता है कि जिएं तो मिसले गाजियाँ, जिएं तो मिसले गाजियाँ, मरें तो हैं शहादतें, इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किए गए थे और दुनिया को ये जवाब दिया गया था कि पाकिस्तान के पास भी एटमी पावर है, एटमी ताकत बन चुका है। और पाकिस्तान के कौन से साइंटिस्ट थे? डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मेन लीडिंग में थे, उनके साथ थे डॉक्टर समरकंद, याद रखिएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया यौम तकबीर, नाम रखा गया, याद रखिएगा जी। यौम तकबीर 28 मई को, इसी निस्बत से कि जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर बतौर 7वीं एटमी ताकत के तौर पे उभरा और मुस्लिम दुनिया में पहला मुल्क बन गया था कि जो एटमी ताकत रखने वाला मुल्क था। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हेडक्वार्टर इज इन। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो दुबई में है। अर्लियर ये आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन में था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट किया गया दुबई में। और फिर ये सबसे ज़्यादा अभी अहम सवाल है कि इसकी ओवरऑल हिस्ट्री के हवाले से कि आईसीसी कब एस्टैब्लिश की जाती है। याद रखिएगा, ये 1909 में एस्टैब्लिश की जाती है। और 1909 में जब ये सबसे पहले आईसीसी एस्टैब्लिश की जाती है तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से ये एस्टैब्लिश की जाती है, याद रखिएगा।
इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर सबसे पहले जो एस्टैब्लिश की जाती है आईसीसी 1909 में ये एस्टैब्लिश होती है, फिर 1965 में इसका नाम चेंज किया जाता है। इन 1965 1965 में इसका नाम चेंज किया जाता है, वो नाम रखा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अर्लियर जब आईसीसी एस्टैब्लिश होती है, वो कब एस्टैब्लिश होती है? 1909 में एस्टैब्लिश होती है। किस नेम से एस्टैब्लिश की जाती है? दैट इज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस को बाद में रीनेम किया जाता है 1965 में, और उसको रीनेम कर दिया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम दिया जाता है। और जो मौजूदा इसका नाम है वो 1987 में, जो इसका करंट नेम है जी, द करंट नेम जो कि मौजूदा इसका नाम है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो मौजूदा नाम क्या है? दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका नाम रखा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और आईसीसी के हवाले से ये भी सबसे अहम सवाल है कि इसके फुल मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं? 12 इसके फुल मेंबर कंट्रीज हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इसके फुल मेंबर कंट्रीज के हवाले से देखा जाए तो इसके जो फुल मेंबर्स हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उनकी तादाद कितनी है? वो 12 उनकी कुल तादाद है। ओवरऑल इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं 100 हैं, लेकिन फुल मेंबर्स और एक्टिव मेंबर्स कितने हैं? वो 12 हैं। और फिर ये आईसीसी के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि आईसीसी कब एस्टैब्लिश होती है? आईसीसी 1909 में एस्टैब्लिश होती है। किस नाम से एस्टैब्लिश की जाती है? दैट इज़ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से एस्टैब्लिश की जाती है। फिर बाद में 1965 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। और फिर बाद में जो इसका करंट नेम है दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो नाम कब अडॉप्ट किया जाता है? 1987 में अडॉप्ट किया जाता है। पाकिस्तान ने आईसीसी का कौन से अभी तक टाइटल्स जीते हैं? बेसिकली 3 टाइटल्स पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। एक पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता गया पाकिस्तान ने? 1992 में, स्कीपर इमरान खान साहब की सरबराही में। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान ने 2009 में T20 कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप जीता था यूनुस खान की सरबराही में, ये पाकिस्तान ने 2009 में जीता था। और पाकिस्तान ने तीसरा जो आईसीसी का जो ताज है अपने सर पे सजाया था, वो कौन सा है? चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी 2017 में। 2017 में पाकिस्तान ने आईसीसी का टाइटल जीता था, वो कौन सा था? चैंपियंस ट्रॉफी था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी था। तो ओवरऑल पाकिस्तान आईसीसी के कितने 3 मेगा इवेंट्स जो है जीत चुका है? तो 3 मेगा इवेंट्स अपने नाम कर चुका है, जिसमें एक वर्ल्ड कप है 1992 का वर्ल्ड कप, जिसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी है, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की है, जिसमें एक T20 है। 2009 में यूनुस खान की सरबराही में पाकिस्तान ने T20 जो था वर्ल्ड कप वो जीता था। ओवरऑल अपकमिंग जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसके वजह से बात की जाए तो आईसीसी वर्ल्ड T20 अपकमिंग 2026 में ये T20 वर्ल्ड कप होगा। और इसके होस्टिंग कंट्रीज कौन से हैं? वो इंडिया और श्रीलंका हैं। इंडिया एंड श्रीलंका इसके होस्टिंग कंट्रीज हैं, ये को होस्ट करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है आईसीसी का, दैट इज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और स्टिल टेस्ट चैंपियनशिप की जो फातेह कौन सी है? साउथ अफ्रीकन टीम है। और नेक्स्ट जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है वो कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी? वो 2027 में कंडक्ट की जाएगी। कहाँ पर? इंग्लैंड में कंडक्ट होगी। और उसके होस्टिंग कंट्री जो है वो इंग्लैंड होगा जी। उसके बाद है कि नेक्स्ट ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में होगा जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसका सबको इंतज़ार होता है। और मोस्ट जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर टीम कौन सी है? वो कैंगरूज हैं, वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। और नेक्स्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2027 में होगा। और उसके होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? उसके होस्टिंग कंट्रीज 3 हैं। एक होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? साउथ अफ्रीका, दूसरा होस्टिंग कंट्री जिम्बाब्वे, और तीसरा होस्टिंग कंट्री कौन सी है? नामीबिया होगा। ये 3 कंट्रीज मिलकर आईसीसी ओडीआई 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसको ये होस्ट करेंगे। और फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपकमिंग कब होगी? वो 2029 में होगी। और कहाँ पे होगी? इंडिया इसको होस्ट करेगा। और आईसीसी के हवाले से, रिकॉर्ड्स के हवाले से देखा जाए, फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई वो किसकी है? एबी डिविलियर्स की है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई अगर बात की जाए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वनडे क्रिकेट में, वो किसकी है? वो है एबी डिविलियर्स।
ए बी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीकन राइट हैंडेड बैट्समैन है। इनको मिस्टर 360 भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो शॉट्स थे वो ऑल अराउंड द फील्ड थे, ऑल अराउंड द ग्राउंड थे। और इन्होंने 31 बालों पर 31 बॉल्स पर इन्होंने 2015 में ये सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इससे कबल कोरे एंडरसन भी बना चुके हैं 34 बॉल्स पे। और पाकिस्तान की तरफ से बूम बूम शाहिद अफरीदी 37 बॉल्स पे भी अगेंस्ट श्रीलंका बना चुके थे। लेकिन ए बी डिविलियर्स साहब ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 बॉल्स पे इन सब रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ के अपना रिकॉर्ड बना लिया था। तो ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज़ तरीन 50 बनाने का एजाज़ किसको हासिल है? मिस्टर 360 को हासिल है। ए बी डिविलियर्स को कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स मिस्टर 360 भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जितनी भी शॉट्स हैं वो ऑल अराउंड द ग्राउंड होती हैं। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर किसी भी इनिंग्स में वो कौन से खिलाड़ी का है? वो है इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा का है कि हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स, हाईएस्ट स्कोर जो है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हाईएस्ट स्कोर इन केस ऑफ ओडीआई रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो किसका है? 264 है। किसका है? रोहित शर्मा का है, याद रखिएगा जी, रोहित शर्मा का है। और रोहित शर्मा जिनको ओवरऑल द वर्ल्ड में हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हिटमैन रोहित शर्मा की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर बनने का एजाज इनको हासिल है। और फिर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड किसको हासिल है? विराट कोहली को हासिल है कि तीनों फॉर्मेट्स हैं उनकी कुल सेंचुरीज की तादाद 84 है, जिसमें उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 53, टेस्ट क्रिकेट में 30 और एक सेंचुरी उन्होंने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी लगाई हुई है। तो ये ओवरऑल आईसीसी और क्रिकेट के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और इन्फॉर्मेशन हैं ये मैंने आपके सामने शेयर की हैं, जो कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? वो 16 होता है जी। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है? वो 16 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो 8 होता है। और फिर अगर इसके आइसोटोप्स के हवाले से बात की जाए, इसके 3 आइसोटोप्स हैं जी। और उसके 3 आइसोटोप्स के हवाले से एक ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 वाला, एक 17 एटॉमिक मास वाला और एक 18 एटॉमिक मास वाला। अब अगर ये देखा जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होती है, तो ऑक्सीजन 16/8 वाला जी। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि टोटल नंबर, एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स जो है एटॉमिक नंबर जिसको Z से इंडिकेट किया जाता है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉनों की कुल तादाद होती है उसका नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर Z, इसका मतलब है प्रोटॉन्स कितने हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? प्रोटॉन की तादाद है 8। और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। दैट्स व्हाई एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसी वजह से वो न्यूट्रल होता है। अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 8 ही हैं। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? याद रखिएगा मास नंबर जो है उसका फार्मूला होता है मास नंबर का रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉनों का तज़किरा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं जी। और मास नंबर का दूसरा नाम रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन्स भी है। इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है जी, यानी कि पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, याद रखिएगा जी। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो बाहर खास रास्तों में ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं जी। तो जो मास नंबर या न्यूक्लियॉन्स है इसको ज़ाहिर किया जाता है ए से इंडिकेट करते हैं, और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को ज़ाहिर करता है। सो इन केस मास नंबर कितना है हमारे पास? 16 है जी। सो मास नंबर है 16 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, जमा न्यूट्रॉन्स मैंने फाइंड आउट करने हैं जी। तो अगर 8 इधर माइनस कर दो
16 माइनस 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वो 8 ही होंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये तो था वो आइसोटोप जिसके पास जो था ऑक्सीजन का मास नंबर 16 था जी। अब ऑक्सीजन का मास नंबर अगर 17 है 17, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, तो 17 है तो एटॉमिक नंबर तो वही 8 ही होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 8 हैं, प्रोटॉन 8 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मास नंबर में से जो है प्रोटॉन को माइनस कर दो, वो डेफिनेटली हमारे पास क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो मास नंबर कितना है हमारे पास, दैट इज 17 है, ठीक है। अब अगर 17 मास नंबर है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 17 में से अगर आप मास नंबर टोटल उसका फार्मूले से भी इंडिकेशन करते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर मास नंबर है 17 तो प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं। जब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 8 वो कितने बचेंगे, वो 9 बचेंगे। लिहाजा न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ऑक्सीजन 17 वाले एटॉमिक मास में। उसके बाद ऑक्सीजन 18 वाला एटॉमिक मास, उसमें वंस अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होते हैं जी, ठीक है, और न्यूट्रॉनों की तादाद में फर्क होता है जी। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकालो। मास नंबर हमारे पास कितना है, 18 है, उसमें से एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन 8 है, तो 18 माइनस 8 वो 10 आ जाएगा रिस्पेक्टेड न्यूट्रॉन होंगे, याद रखिएगा। और आइसोटोप्स के हवाले से देखा जाए, आइसो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर मुख्तलिफ होता है, याद रखिएगा जी। आइसोटोप्स में क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसो मीन्स बेटा सेम, आइसो मीन्स सेम, इसका मतलब है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनमें मास नंबर क्या होता है बेटा, डिफरेंट मास नंबर होता है जी। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस न्यूट्रॉनों में आएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। देखिएगा जी, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इलेक्ट्रॉन 8 हैं, प्रोटॉन 8, प्रोटॉन 8, प्रोटॉन 8 हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों में डिफरेंस आ रहा है। यहां 8 न्यूट्रॉन हैं, यहां 9 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, यहां पे कितने आ रहे हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 10 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर ये देखा जाए कि ओवरऑल एक एटम के ऊपर चार्ज तो न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, साइंस के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है जी। और अगर एटम के ऊपर देखा जाए, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट, राइट। एडवाइस के बाद क्या लगता है जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल था, दैट वाज नॉट टू, इंग्लिश के हवाले से सवाल था। उसके बाद है कि द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी, खाली जगह स्कैप, एवरीबॉडी वाज एबल। अब ये हमारे पास जो एवरीबॉडी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, नो वन, ये हमारे पास कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक। अगला सवाल है कि यू शुड नॉट लाफ एट होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। लाफ एट मीन किसी के ऊपर मुस्कुराना और किसी का मजाक उड़ाना, तो लाफ के साथ एट हमेशा इस्तेमाल होती है प्रेपोजिशन। जिस तरह से नॉक एट जो इस्तेमाल होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशंस कहलाती हैं, जो कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स होती हैं और कुछ ऐसी एडजेक्टिव के साथ भी फिक्स होती हैं, लाइक जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू। ये सारे के सारे क्या होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ वर्ब्स और मुख्तलिफ एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं। उसके बाद अगला सवाल है, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, और इसको किस में चेंज करना था, इसको नरेशन में चेंज करना था। तो नरेशन रूल के मुताबिक रिस्पेक्टेड ये बेसिकली नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का ये जो है सेंटेंस है। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डू नॉट से शुरू होते हैं, और पॉजिटिव इंपेरेटिव वो होते हैं जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। अब हमारे पास ही सेड टू मी है, तो ही सेड टू की जगह जब सेड हो या सेड टू हो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, उसकी जगह लगाते हैं फॉरबेड। तो ही फॉरबेड मी, और कामास खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ही फॉर कामास खत्म करने के लिए टू लगाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दैट लगता है, याद रखिएगा। ही फॉरबेड मी, तो टू लग गया किसके लिए, कामास को खत्म करने के लिए। और फिर क्या आएगी, जब फॉरबेड आ गया
फिर डू नॉट क्या हो जाता है, ये हज़फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं लिखा जाता नरेशन रूल के मुताबिक। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कॉमास खत्म करने के लिए टू लगाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट लगाते हैं। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, आइदर अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो फिर आप इफ लगाओ कॉमास खत्म करने के लिए, लाइक ही सेड टू मी डू यू लाइक फ्रूट्स, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो फिर यहां पे आप क्या करोगे, कॉमास खत्म करने के लिए इफ लगाओगे। लेकिन अगर फिक्रा डबल इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, होम, विच, तो उस वक्त कोई भी वर्ड नहीं लगा रही सेड टू मी वेयर डू यू गो, तो यहां पर कॉमास खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे, वही लफ्ज लगाएंगे। हाँ, फिर आगे चेंजिंग करनी पड़ती है कि सेंटेंस को सिंपल करके आपको चेंज करना होता है। तो बारकेव ये नरेशन का एक सेंटेंस था, और इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव इंपेरेटिव का था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद ही सेड टू हिम माइंड योर ओन बिजनेस। अब वी सजेस्टेड हिम, वी सेड टू हिम, अब यहां पे क्या है रेस्पेक्टेड, सजेस्टेड हिम, कामा खत्म करने के लिए टू लगाएंगे क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू माइंड हिज। अब ये यूर है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज करो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। यहां पर अगर यू की दूसरी हालत यूर है तो ही, हिज, हिम, इसकी दूसरी कंडीशन जो हालत होती है वो कौन सी होती है, वो वी सजेस्टेड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। इसी वजह से अगर यू की दूसरी हालत यूर है तो ही की दूसरी हालत बेटा हिज इस्तेमाल करोगे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और यू क्या है, बेसिकली ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स उर्दू में क्या कहा जाता है, इसको ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातिब या ज़मीर हाजिर भी कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई एन वी, इनको ज़मीर मुतकल्लिम भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बात करने वाले होते हैं। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं जी, फर्स्ट पर्सन आई वी, इसको उर्दू में ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। सेकंड पर्सन यू, जो सामने बैठा होता है, इसको ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब कहते हैं। और जो फर्स्ट पर्सन होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नरेशन रूल के मुताबिक उनको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, और जो सेकंड पर्सन होता है उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं जी। और जो थर्ड पर्सन होते हैं लाइक ही, शीट, उनको चेंज नहीं किया जाता, नो चेंज एट ऑल। और अमूमन जो इंग्लिश में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं SON सन, ये एक फार्मूला बता देते हैं, SON सन, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन इट मींस रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आई एंड वी, इसको चेंज करेंगे कामास के बैरल से के सब्जेक्ट के मुताबिक। दूसरा है हमारे पास सेकंड पर्सन यू, उसको चेंज करेंगे सेकंड ORI ऑब्जेक्ट के मुताबिक रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और थर्ड पर्सन में कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड दे, सो ऑन। और ही और शी की जमा याद रखिएगा दे होती है इंग्लिश रूल के मुताबिक। तो वो थर्ड पर्सन नो चेंज, और फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। बेटा थर्ड पर्सन आंसर मुराद क्या है, दैट्स नो चेंज। सो ये ऑल जो हैं ये सारे इंग्लिश में नरेशन रूल्स के हवाले से। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नेदरलैंड्स लिटरली मींस, नेदर का मतलब होता है लो और लैंड्स का मतलब होता है कंट्री, सो लोअर कंट्री इसका ओवरऑल ये मीनिंग्स है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट द बुक, वो कौन सा है, वो चाइना है। उसके बाद कि विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो जमीन की थिनेस्ट लेयर है वो कौन सी होती है, वो क्रस्ट होती है, इट्स नॉट मेंटल। ठीक है, ये कौन सी होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जियोलॉजी के हवाले से एक सवाल था, साइंस के हवाले से सवाल था, दैट इज क्रस्ट, उसको नाम देते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज लोकेटेड इन, वो न्यूयॉर्क सिटी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट्स स्काईबेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड, तो ये कौन सा है, गूगल की तरफ से उस वक्त ये लॉन्च किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के हवाले से ये रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड जेट इंजन, जेट इंजन किसने इन्वेंट किया था, सर फ्रैंक वाइट ने ये इन्वेंट किया था। द ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ, ग्लास मिक्सचर है किसका, सैंड और सिलिकेट्स का मिक्सचर है। और फिर मिक्सचर जो होता है उसका कोई फार्मूला नहीं होता, कंपाउंड का फार्मूला होता है केमिस्ट्री रूल के मुताबिक, और जो मिक्सचर है उसका कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे चाय जो है एक मिक्सचर है, ग्लास जो है मिक्सचर है, उसका ओवरऑल फार्मूला नहीं होता रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, वो कितना होता है, 7 होता है। इसका मास नंबर कितना होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
वो होता है 14 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, वो 7 होता है जी। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी, वो बेसिकली उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जो एक माइक्रोफोन होता है। अगला सवाल है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मेजर रिएक्शन की बात करें तो कौन सा होता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए बेटा जी, इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा ये भी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो बाकी दो चीजें जो है वो रिमूव होंगी जी। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या होगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से या केमिस्ट्री के हवाले से ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सी से याद रखिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है बाकी दो चीजें क्या होंगी, रिमूव होंगी। अब रिडक्शन क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ अपने ऑक्सीजन याद रख लेने रेस्पेक्टेड। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो बाकी दो क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। इसका मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अपने याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन सिर्फ अपने वर्ड याद रखना है बस। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव होंगे। और जब रिडक्शन की डेफिनेशन करोगे, ये भी विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन करोगे कि अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहां रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाकी दो चीजें क्या होंगी, वो ऐड होंगी। इट मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी साइंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टर्म्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, खैबर पास जो है वो कनेक्ट करता है। Which one did not serve as a chairman of Senate of Pakistan? शहला रजा है, उस वक्त ये सवाल था जी। Which mountain range is located in Sindh province? तो ये कीरथर जो है ये लोकेटेड है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम, प्रपोजिशन का इस्तेमाल ऑफ सही है। आई एम फेड अप विद होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, जो फिक्स प्रपोजिशन है वो विद इस्तेमाल करोगे जी। देयर शेयर प्राइस फेल टू बिलो होता है, टू बिलो 10 रुपीज यस्टरडे जी। उसके बाद द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड ऑफ होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहां सस्पेक्टेड ऑफ प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद द बॉय हु गॉट, अब हु इसमें क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं, बतौर कंजंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये तो वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। इसमें हु क्या है, बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हु जो है क्या इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई चेक्ड ऑल माई प्राइमरी क्लासरूम्स, नो वन वॉज देयर, वहां पे कोई भी नहीं था। विच वर्ड इज अ कंपाउंड नाउन, जो यहां पूछा हुआ था पेपर में, दैट्स अ क्लासरूम्स कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जो दो नाउन को मिलाने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल सन प्लस डे, ये बनता है संडे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सेम इज द केस इंक प्लस पॉट, दैट इज इंक पॉट, उसे नाम देंगे। और इसी तरह से और भी एग्जांपल हमारे पास हैं, लाइक बटर प्लस फ्लाई, इट विल बी बटर फ्लाई। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो दो नाउन को कंबाइन करने से बनते हैं।
इनको कंपाउंड नाउन कहा जाता है इंग्लिश में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर वॉइस ऑन फोन, विच वन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वॉइस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वॉइस, ठीक है। ये ऐसा नाउन होता है जिसको ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फील जो है वो किया जा सकता है, जैसे चाइल्डहुड है, जैसे ब्रेवरी है, जैसे स्लेवरी है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, स्लेवरी, एडवाइस एंड सो ऑन, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फाइंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू। अब इसमें ये क्या है, यस आई एम फाइन, तो इसमें यू जो है दैट्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, याद रखिएगा जी। इसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। एक और मोस्ट टेक्निकल जो है आपने वर्ड याद रखना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स इंग्लिश के हवाले से, माई टीम वन द मैच, या माई टीम इज वेरी हार्ड वर्किंग, या माई टीम वन द मैच, आवर टीम वन द मैच, माई टीम वन द मैच, आवर टीम वन द मैच, देयर हाउस इज फॉर सेल। इसमें माई जो है ये बतौर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये अगर प्रोनाउन आप लगाओगे तो बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर एडजेक्टिव भी कौन सा एडजेक्टिव, दैट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे टीम तो नाउन है, माई टीम वो उसको बयान कर रहा है, क्वालिटी है, दैट इज वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। माई पेंसिल, ये क्या पेंसिल तो नाउन है, तो ऐसा लफ्ज जो नाउन को बयान करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स के जहन में ये भी सवाल आएगा कि माई टीम, अगर इसमें माई अगर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, तो फिर प्रोनाउन क्या बनेगा, आई का बनेगा बेटा माइन, यू का बनता है बेटा योर्स, शी का बनता है हर्स, बेटा याद रखिएगा जी। तो ये एक्चुअली जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज योर्स, दैट पेन इज माइन, दैट शर्ट इज हर्स। तो ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है एक्चुअली। और उसके बाद एक सिनोनिम ऑफ कार्पुलेंट इज वो ऑब्वियस होता है। उसके बाद एक सिनोनिम ऑफ हैगल इज वो कौन सा होता है, बार्गेन होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is on the globe, latitude and longitude intersect with each other। कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं जी। Which one of the following cities is known as city of canals, वो वेनिस को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है जी। Which one of the following is a national flower of Britain, वो कौन सा है, वो रोज है। उसके बाद who is called as the father of history, हेरोड सैप को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है जी। और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, यौम तकरीम असासा सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीवन रेस्पॉन्डेड टू माई सेल्स एड, माई सेल्स एड इज नॉट रेस्पॉन्डेड टू बाय एनीवन, तो इसका एग्जैक्ट जो है ये पैसिव वॉइस है जी। सिनोनिम ऑफ स्लिम इज स्लेंडर होता है जी। उसके बाद सिनोनिम ऑफ वैल्यू इज, वैल्यू का मतलब किसी चीज को अहमियत देना, दैट्स वर्थ बेटा उसके बाद है। उसके बाद है किसान 4 दिन से हल चला रहा होगा, किसान 4 दिन से हल चला रहा होगा। ये ट्रांसलेशन के हवाले से सेंटेंस था कि इसको ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश, तो ये बेसिकली इसका ये इंग्लिश बनेगी, द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग फॉर 4 days। सिर्फ ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ वक्त का तस्करा है। अगर वक्त का तस्करा ना होगा तो वो सिंपल कंटिन्यूअस बनेगा। जैसे अहमद किताब पढ़ रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अहमद 6 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और हमेशा कंटिन्यूअस में तो 4th फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको टेक्निकली कहना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। और सिंस और फॉर बेटा वहां पे इस्तेमाल करेंगे, फॉर होता है फॉर अननोन और फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम। कोई खास अगर वक्त मुकर्रर नहीं होता बेटा,
तो आप क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। जो सिंस जो है वो स्पेशल टाइम के लिए होता है, नॉन टाइम के लिए होता है। उसके बाद एक ही कुड नॉट स्कोर द गोल, वो गोल ना कर सका, उसकी ये इंग्लिश है कि वो गोल ना कर सका, ही कुड नॉट स्कोर द गोल, उसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन, वो 1799 1789 में था। टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग्स, वो इटली से बिलोंग करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये उसका एक्रोनम है और इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है, इनको बेटा एक्रोनम्स कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मुखफ़फ़ अल्फाज इनको कहते हैं, जैसे UN यूनाइटेड नेशंस, जैसे HEC हायर एजुकेशन कमीशन, इसको नाम दिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए सार्क मूवमेंट लॉन्च की गई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और 2007 में अफगानिस्तान इसका लास्ट मेंबर था जिसने ज्वाइन किया था। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद ओरिजिनली 7 थी, लेकिन अफगानिस्तान के ज्वाइन करने से वो 8 बन चुके हैं, याद रखिएगा। और फिर ये आइडिया जो था ये ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से दिया गया, जो बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द करेंसी ऑफ इराक, वो दिनार इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इज अमेजोन, और फर्स्ट कौन सा है दैट इज लॉन्गेस्ट, दैट्स नील। उसके बाद कि एप्सम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग के हवाले से एसोसिएटेड है। एरियाना इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, वो अफगानिस्तान की रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। विच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाई एडिंग टुगेदर येलो एंड क्रेयॉन्स को, तो वो ग्रीन कलर बनता है। उसके बाद लार्जेस्ट लैक ऑफ साल्ट, जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लैक है, याद रखिएगा, वो कैस्पियन लैक है। अगला सवाल हमारे पास है, द फेमस बुक अल कानून फित्ती रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट, ये अबू अली सीना के नाम से, और इनको ईस्ट में इनको जो है वेस्ट में ओवरऑल एविसीना के नाम से जाना जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एविसीना। और पाकिस्तान में भी इब्न सीना के नाम पे लाहौर में एविसीना मेडिकल कॉलेज भी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद द कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका लाइज एट द साउथ पोल, और ये सबसे कोल्डेस्ट है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड, 1950 में ये साइन हुआ था जी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर शमशाद अख्तर, और इनका एक दिन कबल इंतकाल होता है। अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे, अपनी रहमतों में इनको जगह दे। और ये सबसे पहली जो थी ये वुमेन जो गवर्नर स्टेट बैंक थी, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट सी इन सी नेवी, वो जो कमांडर इन चीफ ऑफ नेवी कौन से थे, दैट इज जेफर्स जैम थे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स, जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। द रेंज ऑफ हतफ मिसाइल इज, वो कौन सा है, वो 750 किलोमीटर्स है। हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड इज दैट इज सितारा बिसालत, और ये कंडक्शन के हवाले से है कि इसका कंडक्ट और अखलाक अच्छा होता है। और इसी तरह से निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, वो दैट इज निशान हैदर है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयर मार्शल असगर खान साहब थे। उसके बाद देखिए कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मर्टायर्ड इन द वॉर ऑफ 1948। पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें यह सबसे पहली जंग हुई थी। और पाकिस्तान के पहले जो शहीद हैं वो कौन से हैं, वो भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, इनको कैप्टन सरवर शहीद भट्टी भी कहा जाता है। ये भी है कि पाकिस्तान के पहले शहीदों में इनका नाम शामिल है, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की। कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। शोहदा की अज़मत को सलाम है कि जो सब्ज़ हिलाली परचम में लिपट कर सब्ज़ हिलाली परचम की लाज रखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाला हिसर फोर्ट इज लोकेटेड इन, ये पेशावर में लोकेटेड है। उसके बाद हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे।
उसके बाद देखिए द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, उस वक्त जो वो था दैट वाज अ प्रेसिडेंट, लेकिन अब क्या बन चुका है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये नया ओहदा बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो कौन से हैं, आसिम मुनीर साहब हैं जी, सैयद आसिम मुनीर। और ये करंटली जो एक नया ओहदा 27वीं जो आईनी तरमीम होती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके नतीजे में एक नया ओहदा क्रिएट किया गया है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और वो कौन से हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान की तारीख में सैयद आसिम मुनीर हैं। और ये पाकिस्तान की 27वीं जो आईनी तरमीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की गई थी, उसके रिजल्ट है। और फिर पाकिस्तान की जो 27वीं आईनी तरमीम है, उस हवाले से एक नई कोड भी बनाई गई है, वफाकी आईनी अदालत। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये 27th अमेंडमेंट का आउटपुट है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली वफाकी आईनी अदालत, यानी आइन के हवाले से जितने भी जो मामलात होंगे उनको फेडरल कोर्ट ऑफ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ वफाकी आईनी अदालत है उसको वो डील करेगी। उसके बाद है कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये एंटोनियो गुतेरेस साहब हैं और इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ बीन गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन द पाकिस्तान डे, 23 मार्च 2018 को श्रीलंका के जो थे वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 मार्च को मनाया जाता है, जबकि यौम आज़ादी कब मनाया जाता है, वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च, हर साल 23 मार्च को यह सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी गोज टू ऑफिस। अच्छा, इसमें जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पैसिव वॉइस के हवाले से रूल है कि हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसिटिव का नहीं बनता, और वो भी अगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे देखिए सेंटेंस है हमारे पास, शी गोज टू द ऑफिस। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रामेरियन इसका पैसिव वॉइस जो भी बनाते हैं, द एक्ट ऑफ गोइंग टू द ऑफिस इज डन बाय हर। फॉर एग्जांपल अगर ये होता कि शी इज गोइंग टू ऑफिस है जी, तो हम इसको लिखते द एक्ट ऑफ गोइंग टू ऑफिस इज बीइंग डन बाय हर। कुछ ग्रामेरियन के नजदीक आप इन सेंटेंस को इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल रूल ये है कि हमेशा पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब का बन सकता है। और ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है, ऐसा वर्ब कि जो अपने साथ प्रॉपर ऑब्जेक्ट की जिसे जरूरत है। फॉर एग्जांपल अली राइट्स, तो मुझे बताना पड़ेगा राइट्स क्या करता है, पैराग्राफ है, ऐसे है, स्टोरी है, लेटर है, आर्टिकल है, क्या चीज़ है। तो ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांसिटिव का नहीं बन सकता। जैसे बेबी रन्स है, बेबी स्लीप्स है, तो इसका पैसिव वॉइस असूली तौर पे नहीं बन सकता क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर मैं वैसे बनाना चाहूँ, द एक्ट ऑफ स्लीपिंग इज डन बाय द बेबी, तो ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज ओनली म्यूजिक नो वर्ड्स, बहरैन। इसके अलावा 3 और भी हैं जिनका इसी तरह से जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में है। अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन एंटार्कटिका में पाई जाती है। हु वाज सैयद जमालुद्दीन अफगानी, ये बेसिकली थिंकर थे और इसी तरह से आर्टिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is, as per study report, there will be no or very little clean water available in Pakistan। 2025 में पाकिस्तान में उस वक्त की बात है कि रिपोर्ट्स ये थी कि पानी की शदीद कमी हो जाएगी और ऑफ कोर्स इस कमी का हम सामना कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। हु इज़ इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ फाइनेंस पैनल, वो असद उमर साहब थे। उस वक्त इनका ताल्लुक पीटीआई से था, तो ये उस वक्त के हवाले से ये सवाल था। उस वक्त असद उमर साहब थे। उसके बाद देखिए विच होटल वाज अटैक्ड ऑन 11 मई 2019 बाई बलोच लिबरेशन आर्मी, पीसी गवादर था जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था जी। पाकिस्तान एंड चाइना हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर, कौन सा एग्रीमेंट था वो, ML1 था, रेलवे ट्रैक ऑन 28 अप्रैल 2019 की बात है। उसके बाद देखिए विच कंट्री
was largest import of weapons in the world during 2014 to 2018? ये सऊदी अरेबिया इसका सही जवाब है, जिन्होंने इस टेन्योर में सबसे ज़्यादा जो है वेपन्स इंपोर्ट की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम मेन हाईएस्ट स्कोर्स 238 इन PSL 4? इस्लामाबाद यूनाइटेड उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद अराइव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 3-day ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान ऑन 28 मार्च 2019। उसके बाद देखिए हज़रत खालिजा वॉज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान। सबसे पहले अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन उनके बाद अगर देखा जाए कंपेनियंस में से, साथियों सहाबा कराम में से, तो वो कौन से थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। और अगर ये देखा जाए कि औरतों में से कौन सी थी सबसे पहली हाफजा, वो हफ्जा बिनते उमर थी, याद रखिएगा। उसके बाद कि इन द बिगिनिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज ए शेफर्ड फॉर, ये बनु साद के लिए आप सल्लम ने काम किया था जी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, याद रखिएगा। और फिर तीनों के जो है कम उम्र में ही इंतकाल फरमा जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा है। द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, वो कौन सी है? मस्जिदुल हरम है। देयर आर 28 मदनी सूरा और मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? वो 86 है। कुल सूरतों की तादाद 114 है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी सूरत कुरान मजीद की कौन सी है? सूरह बकरा है। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। और ऐसी सूरत जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती वो सूरह तौबा है। जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है सूरह नमल है। कुरान मजीद की किस सूरत को ज़ीनत कुरान कहा जाता है, कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? वो सूरत यासीन है, कुरान मजीद का दिल जिसे कहा जाता है। और ज़ीनत कुरान किसे कहा जाता है? सूरह रहमान को अरूसुल कुरान भी कहा जाता है। और इसी तरह से बाबुल कुरान किसे कहा जाता है? सूरह फातिह को कहा जाता है। सुलसुल कुरान किसे कहा जाता है? कुरान मजीद का 1 तिहाई सूरह इखलास को कहा जाता है। उसके बाद देखिए खालिजा इज़ अ सूरह इन द होली कुरान हज इज़ मेंशन्ड, वो सूरह अल बकरा में हज मेंशन है। गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड वही वास, वो तकरीबन 2 साल 6 महीने ये वक्फा था पहली और दूसरी वहज के दरमियान। उसके बाद ग़ज़वात डिस्क्राइब इन होली कुरान, कुरान मजीद में कुल 12 ग़ज़वात का जिक्र आया है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इस्लामियात के हवाले से ये सवाल थे। अगला सवाल है हमारे पास कि हु प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। ये सबसे अहम सवाल है कि कुरान मजीद को कंपाइल करने का जो मशवरा दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था? वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दिया था। बाद में कंपाइल किया था हज़रत उस्मान ने, लेकिन मशवरा किस सहाबी रसूल ने दिया था? वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दिया था। उसके बाद देखिए विच सूरा इन द होली कुरान इज़ नोन एज उम्मुल किताब, सूरह फातिह को कहा जाता है, जिसको बाबुल कुरान भी कहा जाता है। द वर्ड इस्लाम अक्कर्स इन, वो 6 दफ़ा कुरान मजीद में आया है। हाउ मैनी प्रॉफिट्स मेंशन इन, कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम का तस्करा आया है। हाउ मैनी सूरा स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स, वो कुरान मजीद में कितनी ऐसी सूरतें हैं जो पैगंबरों के नाम से शुरू होती हैं? जैसे सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस। ये ऐसी सूरतें हैं जो कि पैगंबर जो हैं उनके नाम से स्टार्ट होती हैं। तो कुल सूरतों की तादाद कितनी है? कुल सूरतों की तादाद 6 है, जिसमें सूरह मोहम्मद, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, सूरह इब्राहीम और भी हैं। तो कुल तादाद कितनी है? वो 6 तादाद है, याद रखिएगा, जो कि पैगंबरों के नाम से शुरू होती हैं। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि जब आप सल्लल्लाहु को नौज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से हज़रत उमर जब तशरीफ़ लाते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि आपकी बहन तो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं, वहाँ पर खौफ के साथ जाते हैं। तो उस वक्त हज़रत उमर की बहन कौन सी जो कुरान की सूरह की तिलावत कर रही थी? वो सूरह ताहा की तिलावत फरमा रही थी। ये भी इस्लामियात के हवाले से सबसे अहम सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि होली कुरान वॉज डिसेंडर इन हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ्स, तकरीबन 22 साल 5 महीने तक वो था इसका अरसा। हाउ मैनी नंबर ऑफ सजदास मेंशन, कुरान मजीद में 14 जो सजदे वो मेंशन हैं। उसके बाद है कि सूरह अनकबूत इन होली कुरान में, जिस स्पाइडर मकड़ी को बोलते हैं जी। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी, मस्जिद को वो नहीं दी जा सकती। और इसी तरह से ज़कात जो है माशरे के अंदर एक माली जो परेशानी तवक्कुरात हैं उनको ख़त्म करने का एक ज़रिया है। कुरान मजीद में जब भी
नमाज का जिक्र आया है तो उसमें साथ में ज़कात का जिक्र भी आया है कि वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़का के नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो। उसके बाद है कि मुस्लिम फ़ीमेल इज़ बरीड इन 5 शीट्स में बरीड किया जाता है, दफन किया जाता है, और मेल को, मर्द को 3 शीट्स में दफन किया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है कुर्बानी होली स्लॉटरिंग इज मेड ड्यूरिंग हज एट मिना के अंदर ये दी जाती है। नमाज इस्तिस्का वो कब अदा की जाती है? ये बारिश के लिए, बारिश की दुआ के लिए अदा की जाती है। अरेबियन सी लाइज इन ऑफ पाकिस्तान के ये साउथ में वाक़ होता है। उसके अंदर सिंप्लीफाई 0.8 माइनस 0.3 प्लस 0.5। अब मैथ के रूल के मुताबिक आपने याद रखना है कि डिमास रूल होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, DMAS। इसका मतलब है सबसे पहले करनी होती है डिवीजन, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, तीसरे नंबर पे एडिशन और चौथे नंबर पे सब्सट्रैक्शन करनी होती है। अब डिमास का रूल यह है कि एडिशन पहले करो और सब्सट्रैक्शन बाद में करो। अब इसका मतलब है इन दो के दरमियान का क्या आ रहा है जी? एडिशन आ रहा है। इसका मतलब है इशारिया 5 1 है और माइनस इशारिया 3 है। अगर इनको सिंपली मैं जमा करूँ ना तो ये इशारिया 5 जमा का है, इशारिया 3 माइनस का है, तो 3 चला जाएगा, इशारिया 2 ये रह जाएगा। अब ये इशारिया 2 या 0.2 रह गया, इसको अगर मैं जमा करूँ अब 0.8 प्लस 0.2 तो ये किसके बराबर आएगा? ये 1 के बराबर आएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद ये भी मैथ के बारे से सवाल था। अगला सवाल है कि सिंप्लीफाई 4x पावर 2 माइनस 2x इंटू माइनस 5x माइनस 8x। अब देखिए इसका जो सही सोल्यूशन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स उसका तरीकाकार ये है जी। इसका मतलब है कि 4x की पावर 2 माइनस 2x इंटू माइनस 5x की पावर 2 माइनस 8x। ये ओवरऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? स्टेटमेंट है। अब मैंने इसको हल करना है जी। देखो यहां पे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव है, नफी है, तो याद रखिएगा ये जो नेगेटिव मनफी साइन है ये अंदर सब को उलट कर देगा जी। अब वो कैसे जी? मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूं। इज इक्वल टू 4x की पावर 2 माइनस 2x। अब ये जो माइनस है अंदर जो भी हमारे पास रकूम्स आ रही हैं उनको क्या कर देगा? ये माइनस जो उलट कर देगा जी। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसका मतलब है ये आ जाएगा प्लस 5x की पावर 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? प्लस ये हो जाएगा 8x हो जाएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब मेरे पास जो सेम पावर वाली है ना, मैं इनको इकट्ठे कर लेता हूं। इट मींस मेरे पास हो जाएगा बेटा ये 4x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 8x। अब ये सेम पावर वाली हैं, 5 जमा 4 इज इक्वल टू 9x की पावर 2। ठीक है, ये माइनस 2x है और वो कितना है? 8x है। तो कितना बचेगा? जमा का 6x बचेगा जी, प्लस 6x। ये इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन मैं मजीद इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो 9 और 6 में से 3 कॉमन, यहाँ x की पावर 2 है तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ गया तो 3 9 3 3 9 और x की पावर 2 x। याद रखिएगा डिवीजन में पावर माइनस होती है, ये मैथ का रूल है। फॉर एग्जांपल x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो 4 माइनस 2 आंसर कितना आएगा? x की पावर 2 इसका सही जवाब आएगा, क्योंकि डिवीजन में पावर माइनस होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती हैं। ये रूल याद रखिएगा जी। इसका मतलब है कि x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2, तो इसका मतलब जवाब कितना आ जाएगा? x की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती हैं, डिवीजन में पावर माइनस होती हैं। ये रूल आपने याद रखना है मैथ के हवाले से बेटा। ठीक है, तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x, तो जवाब सिंपल x आ जाएगा जी, प्लस प्लस 3 2s are 6 2 x से कैंसिल 1 लिखते नहीं है, 3x प्लस 2 इंटू 3x। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया है। मैथ के हवाले से ये सवाल था और उसका ये सही जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स।